हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी का जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसी का लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स जो भी यूके ट्रिपल एस सी जो एग्ज़ाम कराता है उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ में यूके पीएससी के लिए भी रेफरेंस के लिए आप इन्हें ले सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और साथ में उनके 4 ऑप्शंस जो होते हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, उसकी लेक्चर सीरीज इसी चैनल पे अपलोडेड है। तो ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये आपके आगामी एग्जाम वीडियो वीपीडीओ पुलिस पटवारी कनिष्ठ सहायक जो भी यूके ट्रिपल एस जो कराता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से कौन सी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है? अच्छा, इस लेक्चर सीरीज में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उनको एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आप मेरे एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, तो इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव रिकॉलिंग भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, इनमें से कौन सी है? ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, बट इसके बारे में और भी हम डिटेल में समझते हैं। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है, जो क्या करती है, उत्तराखंड का और नेपाल के बॉर्डर पे बहती है। ठीक है, बॉर्डर बनाते हुए बहती। तो थोड़ा नदियों को हम मैप से समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये मैंने रिवर्स का मैप लगा रखा है, नदियों का मैप लगा रखा है। इसमें आप समझते हैं कौन कौन सी उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट नदियां हैं और वो कहाँ से किस तरीके से निकलती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं। तो शुरुआत करते हैं गंगा से। ठीक है, जो गंगा नदी है ये आपका दिख रहा है। ठीक है, यहाँ गोमू ग्लेशियर से निकलती है और गंगोत्री गंगोत्री से होते हुए गंगा नदी पहले क्या होती है, भागीरथी नाम से ये आती है और कहाँ पे, यहाँ पे देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। और अलकनंदा कहाँ से आती है? अलकनंदा आपकी सतोपंत ग्लेशियर से आती है, जो कहाँ है, चमोली में है। तो यहाँ से आके देवप्रयाग में मिलती है, यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है और यहाँ से इस तरीके से हरिद्वार होते हुए ये कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है उत्तराखंड से। तो ये तो हो गई मेन इंपॉर्टेंट नदी, जो क्या है, भागीरथी और अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। दूसरी यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। उत्तरकाशी में ही गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों का है, उत्तरकाशी में है। तो यमुना नदी कहाँ, यमुनोत्री से निकलती है और आगे जाके टोंस नदी से मिल जाती है। टोंस नदी से मिलके इसका कोर्स यहाँ से बढ़ते हुए जाता है और ये फिर दिल्ली होते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये यमुना नदी का हो गया। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नदी यहाँ पे आपकी पड़ती है, कौन सी, दूधातोली से पर्वत श्रृंखला। ठीक है, दूधातोली से निकलती कौन सी, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा यहाँ से निकलती है दूधातोली श्रृंखला से और पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ होते हुए ये आगे बढ़ जाती है, फिर यूपी में चले जाती है। अच्छा, जैसे पश्चिमी रामगंगा वैसे ही पूर्वी रामगंगा भी है। पूर्वी रामगंगा निकलती है आपकी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, पूर्वी रामगंगा निकलती है। और जो एक काली नदी है, उत्तराखंड की सबसे नदी, ये आपको दिख रही है ना इस तरीके से। काली नदी कहाँ से निकलती है? काला पानी क्षेत्र, जो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसे हाल ही में नेपाल ने अपने नोट में भी छाप लिया था, तो इससे डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ था, तो विवाद की स्थिति हुई थी। तो ये काली नदी क्या है, यहाँ से निकलती है काला पानी क्षेत्र से। और यही मुनस्यारी से एक और नदी आती है आपकी, गोरी नदी, उससे मिलके इसका जल बढ़ जाता है। ठीक है, और ये आपका जौलजीबी नामक इलाके से मिलती है। जौलजीबी में आपका एक मेला भी लगता है जिसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। यहाँ से ये बॉर्डर बनाते हुए ही चलती है और ये चंपावत टनकपुर होते हुए इस तरीके से आगे शारदा के नाम से आगे बढ़ते हुए फिर बाहर निकल जाती है। इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट नदी है कोसी नदी। कोसी नदी निकलती है आपकी कौसानी से, बागेश्वर के कौसानी से निकलती है और ये इस तरीके से यहाँ से निकलते हुए उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी से बाहर निकल जाती है। सुल्तानपुर पट्टी, जिसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया था, क्या, कौशल्या नगर रख दिया गया है। ठीक है, अब इनका जो हम ये नदियाँ हैं ये कहाँ से निकलती हैं, इनकी लंबाई कितनी, उत्तराखंड में कितनी लंबाई तक ये बहती हैं, कौन सी सबसे लंबी नदी है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नदियाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहले काली नदी। ठीक है, इसके साथ में इसकी यहाँ पे डिस्टेंस देख लेंगे, कितनी लंबाई देख लेंगे। काली नदी की लंबाई होगी, लंबाई के साथ साथ इसका उद्गम, इससे क्वेश्चन बनना बहुत फ्रिक्वेंट है। ठीक है, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, तो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले काली नदी। काली नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, काला पानी क्षेत्र से। आप इसको एक जगह नोट कर सकते हैं।
और एक कहाँ निकलती है, मुहाना मतलब जहाँ ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है या किसी और नदी के साथ मिल जाती है उसको मुहाना बोला जाता है। यानी मुहाना कहाँ है इसका, टनकपुर में। ठीक है, कहाँ, टनकपुर यानी कि चंपावत में। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट नदी कौन सी, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी कहाँ से निकलती है, गौमुख से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, गोमुख से। और कहाँ तक बहती है, मुहाना कहाँ पे, देवप्रयाग में। देवप्रयाग आपका जो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। इसी तरीके से अलकनंदा, अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर, भागीरथी से 10 किलोमीटर कम है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, संतोपंत ग्लेशियर, संतोपंत हिमनद जो कहाँ है आपका, चमोली में पड़ता है। और ये भी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है देवप्रयाग में। ठीक है, ऐसे ही पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा की लंबाई कितनी है, पश्चिमी रामगंगा की लंबाई है 155 किलोमीटर। और ये पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, इसी के साथ ये भी याद रखिए, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकलती है। पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से निकलती है और पौड़ी में कालागढ़ से, उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। ये मैंने जो नदियां हैं, इंपोर्टेंट नदियां, उनको डिक्रीजिंग क्रम में लगा रखा है। ठीक है, ऊपर से नीचे को इनकी क्या है, नदियों की लंबाई घटते जा रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हो गई। और ऐसे ही कोसी का भी देख लेते हैं, कोसी भी इंपॉर्टेंट है। कोसी का कितना है, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये कहाँ से निकलती है, कौसानी बागेश्वर से निकलती है। और ये आपकी सुल्तानपुर पट्टी, सुल्तानपुर पट्टी जिसका नाम अब क्या, कौशल्या नगर रख दिया है, वहाँ से सुल्तानपुर का है, उधम सिंह नगर से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही हो गया आपकी टोंस नदी, टोंस नदी, टोंस किससे मिलकर बनती है, रूपिन और सुपिन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रूपिन और सुपिन नदी कहाँ पे, नेटवाड़ में मिलती है। ठीक है, और वहाँ से टोंस बन जाती है। और ये कितना बहती है, 148 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, नेटवाड़, नेटवाड़ कहाँ है, उत्तरकाशी में, जहाँ रूपिन और सुपिन का संगम है। और ये डाक पत्थर देहरादून में यमुना से मिलके फिर आगे बढ़ती है। इस तरीके से ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो उत्तराखंड की एग्जाम में भी जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, इनका बेसिन, बेसिन एरिया, यानी कि बेसिन क्षेत्र कितना है, कौन कितना बड़ा बेसिन एरिया कवर करता है। तो सबसे बड़ा बेसिन एरिया भी किसका है, काली नदी का है। सबसे लंबी नदी प्लस सबसे बड़ा बेसिन एरिया भी काली नदी का है। फिर उसके बाद आता है अलकनंदा का, काली के बाद अलकनंदा का है। फिर आता है भागीरथी का, काली, अलकनंदा, भागीरथी, और फिर इसके बाद आता है कोसी का। ठीक है, इस तरीके से ये बेसिन बनाती है, मतलब कितना क्षेत्र इनका बेसिन एरिया में आता है। तो ये इसका भी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा काली, फिर अलकनंदा, फिर भागीरथी, फिर कोसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और हमें क्या दे रखे हैं, सूची 1 में किले दे रखे हैं और सूची 2 में उनका स्थान दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपको एक दो भी इसमें हिंट पता है तो आप एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्या है, खलंगा किला। खलंगा किला जैसे आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए खलंगा किला क्या है, किससे संबंधित है। खलंगा किला गोरखाओं से संबंधित है। ठीक है, और ये कहाँ है आपका, देहरादून में स्थित है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, तो अगर ऑप्शन में हम एलिमिनेट करना चाहें तो ए का 2, यानी कि ए और बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सी और डी में हमारा आंसर होगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट, जब चंद्रवंश पढ़ते हैं तो राजबुंगा का किला हम जरूर पढ़ते हैं। तो राजबुंगा का किला कहाँ है आपका, चंपावत में स्थित है, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा। जैसे सी का 1 मिला तो हमें क्या मिल गया आंसर, अगर ऑप्शंस में देखें तो ए का 2 और सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। जैसे हमें कुछ अगर हिंट पता है तो उनसे हम आंसर को एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब बाकी भी देख लेते हैं। मनीला किला, मनीला किला या मानिल का किला, ये आपका कहाँ पड़ता है, सल्ट क्षेत्र में पड़ता है। और खगमरा किला, खगमरा किला कहाँ पड़ता है आपका, अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, ये किलों के बारे में बात होगी। अब इनके बारे में देख भी लेते हैं। ठीक है, कौन सा किला किसने बनाया था, ये भी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो खलंगा किला किससे संबंधित है, गोरखाओं से संबंधित है। तो किसने बनाया होगा, गोरखा शासकों ने बनाया था। खलंगा किला गोरखा शासकों ने। खगमरा किला, खगमरा किला बनाया था आपका किसने, ये खगमरा किला कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। और एक किसने बनाया था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भीष्मचंद्र ने। ठीक है, चंद्रवंश के शासक थे भीष्मचंद्र ने खगमरा किला बनाया था। ऐसे ही अच्छा, खलंगा किला से एक चीज और है, यहाँ पे क्या हुआ था, आंग्ल गोरखा युद्ध भी हुआ था। आंग्ल गोरखा युद्ध,
हांगल गोरखा युद्ध हुआ था जिसमें गोरखाओं की हार हुई। फिर उसके बाद गोरखाओं ने क्या करी, सुगौली की संधि करी थी। कब करी थी? 4 मार्च 1816 को नेपाल और अंग्रेजों के मध्य गोरखा संधि हुई, जिससे क्या हो गया, संगौली की संधि में गोरखाओं को फिर उत्तराखंड से शासन छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों का शासन हो गया। ठीक है, ये खलंगा किला इससे संबंधित है। ऐसे ही राजभुंगा किला, राजभुंगा किला किससे संबंधित है? राजभुंगा किला सोमचंद, चंद वंश के जो प्रथम शासक या संस्थापक बोल सकते हैं, सोमचंद ने बनवाया था चंपावत में। ठीक है, ऐसे एक इंपॉर्टेंट किला है अल्मोड़ा में, लाल मंडी किला। किसने बनाया था लाल मंडी किला? सोचिए, लाल मंडी का किला याद करिए, कहाँ स्थित है? सबसे पहली चीज तो कहाँ है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में जो पलटन बाजार है, पलटन बाजार में स्थित है। और किससे संबंधित है? कल्याण चंद से। कल्याण चंद से संबंधित है कौन सा? लाल मंडी का किला। ऐसे ही एक किला है आपका लंदन फोर्ट। लंदन फोर्ट जिसका नाम था, ठीक है, लंदन फोर्ट, और भी नाम है इसका। लंदन फोर्ट कहाँ स्थित है आपका? ये आपका है पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? लंदन फोर्ट का दूसरा नाम है सोरगढ़ का किला। सोरगढ़ किला, क्योंकि पिथौरागढ़ को सोर घाटी भी बोला जाता है। ऐसे एक और नाम भी आ जाता है इसका कभी कभी, बाउल की गढ़। बाउल की गढ़ किला, इसी को क्या बोला जाता है? लंदन फोर्ट, बाउल की गढ़ किला, सोरगढ़ किला, ये सब क्या है? लंदन फोर्ट के ही नाम है। ये कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झंडा मेला। झंडा मेला किस घटनाक्रम के कारण मनाया जाता है? अगर आप ऑप्शंस को देखें, झंडा मेला जैसे आपको दिमाग में आता है, सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए? सिख धर्म से संबंधित है। अगर ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो इसमें से अगर इतना भी आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन बी एलिमिनेट कर सकते हो। झंडा मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड में लगता है। और आपको अगर पोंटा साहिब की लोकेशन पता है तो ऑप्शन डी भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। झंडा मेला क्या है? पोंटा साहिब तो हिमाचल में है, तो इसका उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। और अगर इसमें देखो, गुरु गोविंद सिंह कहाँ आए थे आपके? हेमकुंड साहिब में आए थे। ठीक है, हेमकुंड साहिब में आए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो जाता है। वहाँ हेमकुंड साहिब में इन्होंने तपस्या करी थी। ठीक है, ऐसी मान्यता है। और हेमकुंड साहिब में ही आपका क्या है? लक्ष्मण जी का मंदिर भी स्थित है। हिंदू धर्म से भी संबंधित है हेमकुंड साहिब। तो झंडा मेला ये आपका किससे? गुरु राम राय के देहरादून भ्रमण से संबंधित है। अच्छा, झंडा मेला से संबंधित तथ्य कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। झंडा मेला जो है, जो गुरु राम राय थे, सिखों के गुरु थे गुरु राम राय। ठीक है, मेन गुरु में नहीं, वैसे गुरु थे। ठीक है, गुरु राम राय। गुरु राम राय का जब जन्मदिन होता है उसी दिन को मनाया जाता है। ये कब होता है? ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। होली के 5वें दिन। होली के 5वें दिन क्या मनाया जाता है? गुरु राम राय का जन्मदिन मनाया जाता है। और देहरादून आगमन हुआ था इनका। कब हुआ था देहरादून आगमन? 1675 ईस्वी में, जब देहरादून में इन्होंने आगमन करा था। इनके नाम से वहाँ ट्रस्ट भी चलता है, हॉस्पिटल भी चलते हैं, गुरु राम राय हॉस्पिटल, गुरु राम राय स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं। ठीक है, गुरु राम राय के नाम पे। और अगर इनका अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो चैत्र मास में, चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को, चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन क्या किया जाता है? झंडा मेला में झंडे की पूजा की जाती है। ठीक है, झंडे की पूजा की जाती है। अलग अलग तरीके के, बहुत बड़ा एक फ्लैग लगाया जाता है, उसमें अलग अलग तरीके के झंडे लगाए जाते हैं। और ये मेला जो चलता है आपका 15 दिन चलता है। और इसमें जो भक्तों का समूह होता है उसे बोला जाता है संगत। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? आभूषणों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर का अगर आप उठा के देखेंगे तो इनको आपको एकदम से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, गले में वाले आभूषण, ठीक है, मैंने बहुत बार बताया भी है। गले में क्या पहना जाता है? अगर इसमें से अगर ऑब्जर्व करें, तुग्गल कहाँ पहना जाता है? तुग्गल तो कान में पहना जाता है। तो कौन सा धारण नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तिलहरी हो गया, गुलबंद हो गया, लॉकेट हो गया, ये सारे के सारे क्या है? गले में पहने जाने वाले आभूषण है। और कुछ आभूषण देखते थे जो गले में पहने जाते हैं। चरियो हो गया, हमेल हो गया, और ऐसे एक जुपिया होता है। जुपिया, ये जोहार जाति के लिए एक भोटिया का एक समुदाय है, जोहार। ठीक है, ये पिथौरागढ़ में तल्ला जोहार, मल्ला जोहार इलाका है, वहाँ पाए जाते हैं। जोहार जाति के लोग जुपिया पहनते हैं। अब जुपिया को तो झुपझुपी से कंफ्यूज मत करना। ऐसे ही एक है कान में पहना जाने वाला, क्या? झुपझुपी और झुपिया में कंफ्यूजन हो सकता है। तो झुपिया है गले में पहने जाने वाला जोहार जाति का। ऐसे ही झुपझुपी क्या है? कान में पहने जाने वाला। ऐसे ही तुग्गल हो गया, कान में पहना जाता है। ऐसे ही गोरख हो गया, गोरख पुरुष पहनते हैं कान में। ठीक है, पुरुष पहनते हैं कान में।
और गले में चरियो हमेल झुपिया हो गया, गुलबंद हो गया। गुलबंद, अच्छा इससे एक क्वेश्चन ये बन जाता है, गुलबंद का एक और नाम है, राम नवमी भी बोला जाता है गुलबंद को, गुलबंद को राम नवमी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में मंदिर दे रखे हैं और सूची 2 में उनका प्लेस दे रखे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें से आपको एक तो क्लियर होगा, गोलू देवता। गोलू देवता काफी क्या है, प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर है। कहाँ है ये, चितई में। चितई कहाँ पड़ता है, ये आपका अल्मोड़ा में। सी से हम क्या मिला सकते हैं, 2 को मिला सकते हैं, सी से 2 को। अगर सी से 2 को ऑब्जर्व करें तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी और डी में एलिमिनेट कर सकता हूँ, ए और बी में से हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब इसमें एक तो बहुत ही बेसिक है, यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ है, हमने पढ़ा है उत्तरकाशी में, तो यमुनोत्री सीधा सीधा, अगर स्पेसिफिक लोकेशन नहीं पूछिए तो सीधे सीधे कहाँ है आपका, उत्तरकाशी। डी का 1, डी का वन किस में हो रहा है, ऑप्शन बी में हो रहा है। तो 4 3 2 1 हो गया, बाकी आप वैसे देख लो, ठीक है। तुंगनाथ, तुंगनाथ क्या है आपका, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग में आपका तुंगनाथ है। और हाटकालिका कहाँ पड़ता है आपका, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट क्षेत्र में। अच्छा, हाटकालिका इंपॉर्टेंट एक और वजह से भी है। हाटकालिका का जो मंदिर है वो बेसिकली जो कुमाऊं रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा उसका रेनोवेट किया गया था। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो नारा है वो भी है क्या, कालिका माता की जय। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कालिका माता की जय। ऐसे ही एक तो कुमाऊं रेजिमेंट हो गई, एक गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट का नारा क्या है, गढ़वाल रेजिमेंट का नारा है बद्री विशाल लाल की जय। बद्री विशाल लाल की जय। बद्री विशाल लाल यानी कि बद्री विशाल भगवान जो है, बद्रीनाथ भगवान, उनके बेटे माना जाता है गढ़वाल के जो लोग होते हैं। बद्री विशाल लाल की जय, इस तरीके से गढ़वाल रेजिमेंट का नारा है। ऐसे हर रेजिमेंट का क्या होता है, अलग अलग नारा होता है, ठीक है। जैसे अगर आर्मी का नारा बोले, अगर इन स्पेसिफिक बोले तो भारत माता की जय, ठीक है, भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग रेजिमेंट जो होती है आर्मी के अंदर भी, उनका भी अपना अपना एक स्पेसिफिक नारा होता है। तो कुमाऊं रेजिमेंट हाटकालिका से संबंधित है, तो कालिका माता की जय इस कुमाऊं रेजिमेंट का नारा है। और कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, रानीखेत में, ठीक है। रानीखेत कहाँ पड़ता है आपका, अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है, ठीक है। उत्तराखंड में अमरनाथ की तरह ही एक बर्फ का शिवलिंग बनता है जहाँ शिव जी की पूजा की जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका, ये आपका है टिम्मरसैंण महादेव, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, टिम्मरसैंण महादेव मंदिर में क्या है, अमरनाथ जो गुफा है उसी की तरह टिम्मरसैंण महादेव, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, टिम्मरसैंण गुफा है। टिम्मरसैंण गुफा ये कहाँ पड़ती है आपकी, ये आपकी पड़ती है चमोली में, नीति घाटी में। नीति घाटी में ये गुफा पड़ती है, कहाँ, चमोली में। ऐसे बिनसर महादेव, बिनसर महादेव आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में पड़ता है बिनसर महादेव, ठीक है। अच्छा, चमोली में और भी गुफाएं, कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं देख लेते हैं चमोली में। एक ऐसे ही चमोली में हनुमान गुफा है। हनुमान गुफा ये पड़ती है, ये भी चमोली में है आपकी, ठीक है। इस एरिया का नाम क्या है, लंगासू। लंगासू एरिया में पड़ती है, लंगासू चमोली में। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, ऐसे ही क्या है, व्यास गुफा है, मुचकुंद गुफा है, मुचकुंद गुफा भी चमोली में है। ऐसे ही स्कंद गुफा है, नारद गुफा है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा, नारद गुफा, ऐसे ही गणेश गुफा, ठीक है। ये सब कहें बद्रीनाथ के आसपास पड़ती हैं, ये भी कहें सारी की सारी चमोली में पड़ती हैं। ऐसे ही चमोली में इंपॉर्टेंट और एक मंदिर है, लवकुश मंदिर। लवकुश मंदिर कहाँ है आपका, ये भी चमोली में पड़ता है। लवकुश मंदिर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लवकुश मंदिर, ठीक है। ऐसे ही चमोली में एक इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक भारत का पहला गांव, भारत का पहला गांव क्या है, माणा गांव। माणा गांव का पुराना नाम क्या है, मणिभद्रपुरी, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, उत्तर भारत का पहला गांव बोला जाता है। वैसे अंतिम गांव है, अगर चाइना बॉर्डर पर लगता है, माणा गांव, ठीक है। और ये सब चीज़ें होगी, ठीक है, चमोली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर, यानी कि एक असर्शन है, एक उसका रीजन दे रखा है, ठीक है। तो कूट की सहायता से इसका आंसर बताना है। तो कथन ए में क्या दे रखा है, श्रीनगर, श्रीनगर पर पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। कथन ए और कथन क्या है, उसका एक रीजन दे रखा है। कथन ए बिल्कुल सही है, और रीजन देखते हैं, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय HNB यूनिवर्सिटी, मोती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय वो श्रीनगर में स्थित है, बिल्कुल सही है।
रीजन भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन पर्वतीय कस्बा है इस वजह से एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ है, ये तो इसका रीजन नहीं होगा ना। इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो कथन ए भी सही है और इसका रीजन भी सही है, दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड विजन 2030, ये एक इम्पोर्टेंट उत्तराखंड का एक कार्यक्रम है, एक जो मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड विजन कार्यक्रम ये क्या है, 2018 में उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे कौन, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में ये उत्तराखंड विजन 2030 लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य हैं, जो यूएनडीपी के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको पूरा करने के लिए उत्तराखंड ने विजन 2030 डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, विजन 2030 में एक 20 सूत्री कार्यक्रम है, ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम है, ठीक है, और इसमें से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो बेसिकली अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर के बारे में थोड़ी सा भी नॉलेज है, तो उससे आपको इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या है, सतत आजीविका, सस्टेनेबल इनकम की बात कर रहा है, नव प्रवर्तन इनोवेशन की बात कर रहा है, सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, और पर्यावरणीय स्थिरता यानी कि इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की भी बात होती है, सामाजिक विकास की बात होती है, सतत आजीविका की बात होती है, और नव प्रवर्तन होता है इनोवेशन। इसमें से कौन सा नहीं है, नव प्रवर्तन नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, नव प्रवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब क्या है, लक्ष्य समूह में है उत्तराखंड विजन 2030 की। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाप नाट और ज्योति, थाप नाट और ज्योति, ज्योति से आपको तुरंत से याद आना चाहिए ज्योति मातृका, पढ़ा है ना आपने ज्योति मातृका। ज्योति मातृका क्या होता है, रंगों से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, रंगों से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, तो ये क्या है, अगर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, चित्रकला के प्रकार है। तो देखते हैं इसमें थाप नाट और ज्योति के, ज्योति मातृका क्या है, रंगों से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे ही थापा चित्र, थापा चित्र पढ़ा होगा आपने, ठीक है, थापा चित्र कैसे बनाए जाते हैं, चावल को पीसकर उसका पेस्ट बनाया जाता है, लेप बनाया जाता है, उससे चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे ही नाट या इसी को टुपुक चित्र, नाट या टुपुक चित्र बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, गेरू और विस्वार की हेल्प से, विस्वार बेसिकली एक तरीके का मटेरियल होता है, आटे का बनता है, विस्वार अलग अलग तरीके का बनता है, ठीक है, गेरू और विस्वार को मिला के, चावल के आटे को मिला के, इस तरीके से क्या किए जाते हैं, चित्रकारी बनाई जाती है। और ज्योति मातृका में देवी देवताओं के, स्पेसिफिक देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये चित्रकला के प्रकार है। ऐसे ही चित्रकला का एक इंपॉर्टेंट प्रकार ऐपण चित्रकला, ऐपण चित्रकला क्या की जाती है, घरों में की जाती है, कुमाऊं गढ़वाल में घरों में क्या किया जाती है, घर में सजावट के लिए। इसमें भी क्या किया जाता है, गेरू का यूज किया जाता है, और चावल के पेस्ट का या खड़िया का यूज किया जाता है। इसी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ऐपण गर्ल, उत्तराखंड की ऐपण गर्ल कौन है, मीनाक्षी खाती जी को ऐपण गर्ल का टाइटल दिया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, चित्रकला के प्रकार है, थापा चित्र, नाट टुपुक चित्र और ज्योति मातृका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या दे रखी है, हमारी जनजाति दे रखी है, और सूची 2 में वो कहाँ रहते हैं ये दे रखा है। तो उत्तराखंड में क्या है, अगर जनजातियों की बात करें तो कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू, और इसी के साथ राजी जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जनजाति हैं उत्तराखंड की 5, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू और राजी जनजाति। अच्छा, अगर आप इसके ऑप्शंस को अगर ऑब्जर्व करें तो थारू जनजाति के बारे में आपने पढ़ा है, थारू सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, उधमसिंह नगर में। अगर थारू को ढूंढना है तो सबसे पहले उधमसिंह नगर को ढूंढो। उधमसिंह नगर कहाँ है, डी का अगर मैं देखूँ तो थर्ड में, उधमसिंह नगर और कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, तो डी का तो कंफर्म थर्ड होगा। डी का जैसे थर्ड होगा, अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो देखो कितना ईजी हो गया। एक चीज़ अगर आपको पता थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा थारू उधमसिंह नगर में ही रहते हैं, ठीक है, और नैनीताल के सदर्न पार्ट में, नैनीताल उधमसिंह नगर इस तरीके से है ना, ये आपका नैनीताल हो गया, उसी के नीचे क्या है, सटा हुआ क्या है आपका उधमसिंह नगर है। ठीक है, यहाँ आपका
चंपावत वाला इलाका आ गया। तो इस वाले रीजन में क्या है, थारू रहते हैं अधिकतर, ठीक है, नैनीताल के सदर्न पार्ट में। और नैनीताल के सदर्न पार्ट में यानी टनकपुर वाला जो इलाका है, नैनीताल का सदर्न पार्ट और उधम सिंह नगर वाला इलाका, ठीक है, इसमें क्या रहते हैं, थारू जनजाति रहती है। तो इसी से आपका आंसर आ गया। अब देखो भोटिया, भोटिया जनजाति कहाँ है, पर्वतीय जनजाति है। तो पर्वतीय जनजाति है तो भोटिया, अगर मैं राइट ऑप्शन ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ तो भोटिया देहरादून को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली कहाँ रहते हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन होता है। और जौनसारी जैसे दिखा तो ये यहाँ से भी आप हिंट ले सकते हो, जौनसारी जैसे दिखा देहरादून। सी का क्या होना चाहिए, देहरादून होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर इसमें ऑप्शंस के अगर अकॉर्डिंग जाए तो जौनसारी टिहरी गढ़वाल, हाँ टिहरी में भी रहते हैं जौनसारी। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि यहाँ क्या है, दो ऑप्शन दे रखे हैं जौनसारी के लिए, नैनीताल और देहरादून। तो बेसिकली टिहरी वाले इलाके में उत्तरकाशी टिहरी और देहरादून, ठीक है, इसके बीच में रहते हैं मोस्टली। ज़्यादातर जौनसारी देहरादून में रहते हैं, बट टिहरी में भी रहते हैं। अगर यहाँ पे बुक्सा को देखें, बुक्सा जनजाति को अगर ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले भोटिया देख लेते हैं। भोटिया कहाँ है, पहाड़ों में रहते हैं। भोटिया कहाँ है, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है, चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़ मेन ये इनके इलाके, ठीक है। उत्तरकाशी हो गया, उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं। ऐसे ही पिथौरागढ़ में भोटिया के अलग अलग समुदाय रहते हैं, ठीक है। और चमोली में भी भोटिया जनजाति रहती हैं, ठीक है। तो भोटिया चमोली और उत्तरकाशी में। बुक्सा कहाँ रहती है आपकी, बुक्सा नैनीताल में भी रहती है, देहरादून में भी रहती है, ठीक है। बुक्सा जनजाति ये हो गया। और जौनसारी आपका कहाँ हो गया, टिहरी में हो गया। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी था, बट लेकिन हमारा जैसे थारू पता था तो हमें उसी से आंसर आ गया था, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसी में उत्तराखंड में आदिम जनजाति का टैग दे रखा है दो जनजातियों को, ठीक है। कौन सी जनजाति है ये, आदिम जनजाति का टैग जिन्हें दे रखा है, राजी और बोक्सा। राजी व बोक्सा को क्या है, आदिम जनजाति का टैग दे रखा है। और अगर जनजातियों की बात करें तो एसटी, उत्तराखंड में एसटी सीट कौन सी है, दो एसटी सीट है। एक तो आपकी कौन सी है, नानकमत्ता, ठीक है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में पड़ती है। और दूसरी चक्राता जो है देहरादून में पड़ता है आपका। और अगर एसटी की पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजातियों में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी है, थारू है। थारू के बाद जौनसारी, फिर बोक्सा, जौनसारी के बाद बोक्सा, बोक्सा के बाद कौन सी है, भोटिया। और सबसे कम कौन सी है, राजी, ठीक है। राजी का कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार 690 लोग हैं सिर्फ राजी के, ठीक है। अभी जो अगली जनगणना होगी तो उसमें थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार 690 लोग हैं सिर्फ राजी जनजाति में। और अगर एसटी की पॉपुलेशन की बात करें, उत्तराखंड की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 2.9%। ये क्या है, जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है, यानी कि एसटी समुदाय यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक हो गया। तो इसी से रिलेटेड यहाँ एक और चीज़ है कि एकलव्य मॉडल स्कूल भी बनाए गए हैं, ठीक है। एकलव्य मॉडल स्कूल, ठीक है, एक योजना है उत्तराखंड की जो जनजातीय लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनको आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। जो ये कहाँ है आपके, उधम सिंह नगर और देहरादून में है मेनली इनका, जैसे बाजपुर, खटीमा और चक्राता में, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन करे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।